आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत करेंगे रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर पीएम दौरे को लेकर न्योते को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, बुलाने पर तो शैतान के यहां भी चला जाऊं और ना बुलाने पर तो भगवान के यहां भी ना जाऊं। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भूपेश बघेल ने रिएक्शन दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी जी आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजनाथ सिंह आए, अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन सब लोग झूठ परोस कर जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर यह बड़ा आरोप बीजेपी पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग उनसे कितना झूठ आखिर बुलवाएंगे। रमन सिंह कमीशन खोरों के सरताज हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ये बयानबाजी भी और ज्यादा तेज होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बड़ा बयान पीएम के दौरे से पहले दिया है। उन्होंने कहा कि बुलाए तो मैं शैतान के यहां भी चला जाऊं और अगर ना बुलाए तो भगवान के घर भी ना जाऊं। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में एक हफ्ते में 2 दौरे प्रधानमंत्री के हो चुके हैं। चुनावी राज्यों में पीएम मोदी पहुंचकर बीजेपी के कार्यों को भी गिनवा रहे हैं, साथ ही साथ दूसरी पार्टियों पर निशाना भी साध रहे हैं। यहां सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के बड़े चेहरों को आड़े हाथों लिया और ये कहा कि कितना झूठ आखिर बीजेपी परोसेगी आम लोगों में। पीएम के दौरे को लेकर न्योते पर जब सवाल पूछा गया, भूपेश बघेल ने जवाब दिया। दीपक विश्वकर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये जो बयान दिया है, ये किस रिगार्डिंग दिया गया? क्या उनसे पूछा गया था कि पीएम जब दौरे पर आ रहे हैं तो क्या वो पहुंचेंगे या नहीं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले जो तमाम कार्यक्रम आयोजित किए थे, चाहे वो यदि बात की जाए तो जिस तरीके से जो वंदे भारत ट्रेन है, जब उसका इनॉग्रेशन किया गया था तब उनकी शिकायत थी कि हमको नहीं बुलाया गया, इन्विटेशन कार्ड में हमारा नाम नहीं था, बतौर प्रदेश का मुखिया होने के नाते भी मेरा नाम नहीं था। और उस लिहाज से यदि समझा पूछा जाए तो उनसे यही पूछा गया कि अब जब वो आ रहे हैं तो सभा को तो संबोधित करेंगे, कुछ सरकारी कार्यक्रम भी, क्योंकि 4 केंद्रीय मंत्री रहेंगे उनके साथ, अश्विनी वैष्णव रहेंगे, नितिन गडकरी रहेंगे, रेणुका सिंह रहेंगी और गिरिराज सिंह रहेंगे। तो उनसे पूछा गया तमाम सरकारी कार्यक्रम भी है, उन सरकारी कार्यक्रमों की जब शुरुआत होगी तो आपको यदि न्योता दिया जाएगा तो आप जाएंगे क्या, आपको बुलाया जाएगा? तो उन्होंने सीधा सीधा एक लाइन में जवाब दिया। इस तरह की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कभी करते नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा, यदि बुलाया जाएगा तो मैं शैतान के यहां भी चला जाऊंगा और अगर कोई नहीं बुलाए तो मैं भगवान के यहां भी नहीं जाऊंगा। इस बयान के इस राजनीतिक समय पे, क्योंकि सामने चुनाव है, तो ऐसे समय पर इस बयान के कई मायने हैं। इस बयान को ऐसे भी समझा जा सकता है कि ये संदेशा साफ है कि यदि मुझे बुलाओगे तो मैं जरूर आऊंगा और नहीं बुलाओगे तो नहीं आऊंगा। आपको लगता होगा कि एक प्रदेश का जो मुखिया है, क्योंकि उन्होंने कहा यदि बताया जाएगा तो उनका स्वागत जरूर किया जाएगा, जो प्रोटोकॉल के तहत मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन यदि कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा तो मैं कैसे जा सकता हूं। और इस चीज को उन्होंने अपने मतलब जिस लहजे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बात करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी वाक्पटुता के लिए जाने जाते हैं, अपनी शब्दावली के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, यदि बुलाया जाएगा तो मैं शैतान के घर भी जाऊंगा और अगर नहीं बुलाया जाएगा तो मैं भगवान के पास भी नहीं जाऊंगा। तो समझा जा सकता है कि इस तरह का बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जरूर राजनीतिक भूचाल ला सकता है, क्योंकि जिस तरह का बयान ये दिया गया है, इस बयान के कई मायने हैं और इस बयान को लेकर जरूर बीजेपी अंदर खाने कुछ ना कुछ सोच रही होगी कि किस तरीके से बात की जाए, किस तरीके से जवाब दिया जाए। इसके इतर यदि बात की जाए, यूसीसी को लेकर समान नागरिक कानून जिसकी चर्चा पूरे देश में है, प्रधानमंत्री ने भोपाल से जिसका जिक्र किया था, उसको लेकर यदि बात की जाए तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सबसे पहले प्रारूप की बात होनी चाहिए। क्योंकि हमको याद है कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि छत्तीसगढ़ जिस तरीके से आदिवासी बहुल राज्य है, तो आदिवासियों की जो परंपराएं हैं, आदिवासियों का जो रहन सहन है, आदिवासियों के जो ईश्वर हैं जिनको वो मानते हैं, उसके हिसाब से सोचना चाहिए, उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। तो जब रेणुका सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
तो इस चीज की जब चर्चा की गई तो इसको मिलाकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ यही कहा कि सबसे पहले प्रारूप को पढ़ना चाहिए, कौन सी कंडिका में क्या चीजें हैं, हमारी पार्टी की जो लाइन है मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा। तो समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इन तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है वो फिलहाल तो थमने वाली नहीं है। साथ ही साथ दीपक, एक तो न्योते को लेकर उन्होंने जवाब दिया, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग कितना झूठ बोलते हैं, कितना हम लोगों के बीच में झूठ परोसते हैं। जेपी नड्डा को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आड़े हाथों ले लिया, हाथों हाथ। जी बिल्कुल, देखिए राजनाथ सिंह जब कल आए थे तो उन्होंने नक्सलवाद की जिक्र किया था, उन्होंने कहा नक्सलवाद बढ़ा है, उन्होंने जिक्र किया था धर्मांतरण हो रहा है। तो वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं 2018 के बाद से मैं लिस्ट उपलब्ध करा देता हूं कि नक्सलवाद की क्या स्थिति है, धर्मांतरण की लिस्ट उपलब्ध करा देता हूं क्या स्थिति है। जिस भ्रष्टाचार का हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे जगत प्रकाश नड्डा, इन्हीं के सरकार के जो मुख्यमंत्री थे उस समय, वर्तमान के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने साफ साफ कहा था, रमन सिंह को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा था यदि 1 साल के लिए कमीशन खोरी बंद हो जाए तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है, पैसे को बचाया जा सकता है। तो इस तरह का बयान, इस तरह की बातें उन्होंने उसी का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो आ रहे हैं, लेकिन यदि वो नेता आ रहे हैं तो झूठ परोस रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, और वो झूठ बोल रहे हैं जिसमें वो अपने पुराने नेताओं को, अपने पुराने मुख्यमंत्री को सेव करना चाह रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आजकल जिस तरीके से जब कोई सवाल डॉक्टर रमन सिंह को लेकर पूछा जाता है भूपेश बघेल से, तो वो सीधा यही कहते हैं कि रमन सिंह आजकल कुछ समझते नहीं है, दिमाग की तरफ इशारा करके कहते हैं। तो समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ के भीतर है, चाहे फिर डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हो, और चाहे तमाम दूसरे पहली पंक्ति के नेता जो लगातार लॉबिंग कर रहे थे कि चाहे चुनाव समिति का अध्यक्ष उनको बना दिया जाए, चाहे उनको चुनाव की कमान दे दी जाए, या मुख्यमंत्री का चेहरा जिसकी लगातार चर्चा की जाती है वो सौंप दिया जाए। तो इस पूरे मामले को यदि समझा जाए तो ये समझा जा सकता है कि उनका टारगेट करने का एक ही तरीका है, एक ही नजरिया है। और दीपक, ऐसा लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे इस तरह की बयानबाजी दोनों ही तरफ से होगी, जो अभी हो रही है वो और ज्यादा तेजी से होगी। बहुत शुक्रिया दीपक आपका ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र की सियासत में हुआ है बड़ा उलटफेर। ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र की सत्ता में बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसमें अजीत पवार महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के पद पर अब काबिज हो गए हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। एनसीपी के 9 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। धनंजय मुंडे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, छगन भुजबल ने मंत्री पद की शपथ ली है, हसन मुशरीफ हैं जो कि मंत्री पद की शपथ ली है। और अब जानकारी मिल रही है कि उद्धव ठाकरे थोड़ी ही देर में मीडिया से बात कर सकते हैं। धनंजय मुंडे मंत्री पद की शपथ ली है, प्रफुल्ल पटेल केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस के भी केंद्र में मंत्री बनने के यहां पर कयास तेज हो गए हैं। मतलब महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से ही नहीं बल्कि केंद्र की सियासत से भी इसे जोड़कर देखा जाना चाहिए। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, अजीत पवार जो कि अचानक से राजभवन पहुंचे। हालांकि उससे पहले सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल के साथ उनकी मीटिंग हुई। शरद पवार से जब पूछा गया अजीत पवार के इस कदम के बारे में, शरद पवार ने कहा मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस को लेकर जानकारी मिल रही है केंद्र में मंत्री पद मिल सकता है। साथ ही साथ प्रफुल्ल पटेल को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि केंद्र में बड़ा पद मिल सकता है। एनसीपी के अजीत पवार अब महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। साथ ही साथ कुछ विधायक भी हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि जिस तरीके से अचानक महाराष्ट्र की सियासत में ये उलटफेर हुआ है उसको लेकर शरद पवार अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। साथ ही साथ संजय राउत ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, वो बता रहे हैं कि शरद पवार से उनकी बात हुई है। शरद पवार ये कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी इस कदम की नहीं है। उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में यह बड़ा परिवर्तन हुआ है, जहां पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, जहां पर
एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर सत्ता में प्रवेश किया, सरकार बनाई। अब उनमें अजीत पवार अपने बाकी साथी विधायकों के साथ मिल गए हैं। हालांकि अजीत पवार शरद पवार को बिना जानकारी के क्या एक कदम उन्होंने उठाया है, क्योंकि सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल से पहले उनकी मुलाकात हुई है। ये अजीत पवार के घर पर ही मीटिंग हुई, जिसमें काफी देर तक बातचीत हुई। लेकिन क्या सहमति से हुआ है सुप्रिया सुले की अजीत पवार के इस कदम को माना जा रहा है, क्योंकि पहले मीटिंग हुई है, लेकिन इस मीटिंग में क्या सहमति बनी, क्या सुप्रिया सुले इस बात के लिए तैयार हो गई, ये अभी कह पाना जल्दबाजी होगा। क्योंकि शरद पवार तो कह रहे हैं ऐसी किसी भी कदम की, ऐसी किसी भी मीटिंग की जानकारी शरद पवार को नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये तो ये राष्ट्रवादी का समर्थन है, विधायकों का समर्थन का विषय उपस्थित नहीं होता। तो आने वाले दिनों में क्या हम इसका परिवर्तन पूरे देश भर में देखेंगे? अभी एनसीपी की बात है, अलग अलग जगहों पे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्या वहां से भी? देखो भाई साहब, हम सत्ता के लिए काम नहीं करते, हम सत्य के लिए काम करते हैं। हम चुनाव जीतने की राजनीति नहीं करते, देश की प्रगति विकास की राजनीति करते हैं। हम देश का विजय होना चाहिए, विजय भारत माता का विजय होना चाहिए, ये भाव से काम करते हैं। हमें देश की चिंता है, इन्हें अपने परिवारों की चिंता है, तो देश की चिंता के लिए हम सब जो साथ आएगा उसको साथ में लेंगे। और मुख्यमंत्री बने हैं, क्या आप आने वाले दिनों में केंद्र में भी हम प्रफुल्ल पटेल को केंद्रीय मंत्री देखेंगे? देखो, ये तो अधिकार हमारा नहीं है इस पे भाष्य करने का, हमें खुशी है, वो तो मुझे पता नहीं चलेगा। ये देखो, ये तो हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो तय करते हैं, मगर इस बात की खुशी है कि कोई मंत्री बने ना बने, आम जनता की सेवा के लिए गति बढ़ेगी, सुपर फास्ट प्रोग्रेस महाराष्ट्र का होगा। अगली खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर सेंट्रल जेल तोड़ने के मामले में जेल प्रशासन के 2 जेल प्रहरियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच में 2 जेल प्रहरी थे जिनकी लापरवाही पाई गई, जिसके बाद जेल प्रहरी जगमोहन भदौरिया और आदित्य पुरोहित को सस्पेंड किया गया। जेल प्रशासन ने सेंट्रल जेल से कैदी भागने की रिपोर्ट भोपाल मुख्यालय को भेजी है, जिसके बाद भोपाल से जल्द ही टीम ग्वालियर आएगी और जेल का निरीक्षण करेगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को शातिर चोर गुलाब बाथम ने सेंट्रल जेल से भागने की कोशिश की। शाम को गिनती में कैदी कम होने पर मामला खुला। कैदी गौशाला में छिपा हुआ था, दीवार फांदकर भागने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि 19 जून को ग्वालियर सेंट्रल जेल में चोरी केस में गोपाल बाथम को थाना इंदरगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वो भागने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वक्त रहते उसे पकड़ लिया गया। लेकिन इस लापरवाही के मामले में 2 जेल प्रहरी हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों से मिली सूचना और बयान के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। लसूड़िया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मृतक के दोस्तों के जरिए जहरीला पदार्थ खाने की सूचना पर परिजन बेटे को अस्पताल ले गए, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि उनका बेटा एक लड़की के संपर्क में था, शादी को लेकर बात चल रही थी। पुलिस ने मोबाइल फोन को जब्त कर अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहां पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।